गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी क्लास 13 है। जो हमारी अकाउंट की क्लास चल रही उसकी सीरीज में 13 क्लास है, आपकी 13वीं क्लास है। और यहाँ पर आज हम थोड़ा सा और नया आगे बढ़ेंगे। जो हमारा चल रहा था ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, उसमें हमने फर्स्ट विधि आपकी पढ़ दी थी, औसत लाभ विधि। सेकंड हमने देख लिया था आपका अधिलाभ विधि। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड पूंजीकरण विधि ना। उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर आगे हम प्रैक्टिकल में बढ़ेंगे। तो थ्योरी में क्या देखेंगे, ख्याति की प्रकृति है ना। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, क्योंकि ख्याति व्यापार की संपत्ति होती है, तो किस प्रकार की इसकी प्रकृति क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। तो देखेंगे ख्याति क्या है। ख्याति की प्रकृति, ख्याति व्यापार की अन्य संपत्तियों की तरह ही लाभ कमाने में सहायक होती है। जैसे व्यापार में अन्य संपत्ति होती है, भवन, फर्नीचर, मशीन, जिनसे हम लाभ कमाते हैं, वैसे ही ख्याति भी अन्य संपत्तियों की तरह व्यापार में लाभ कमाने में सहायक होती है। ठीक, अतः इसे व्यापार की संपत्ति माना जाता है। इसलिए इसको क्या मानते हैं, व्यापार की हम संपत्ति, क्योंकि ये व्यापार में लाभ कमाने के लिए सहयोग देती है, तो इसको व्यापार की हम क्या मानते हैं, संपत्ति। लेकिन ख्याति कैसी संपत्ति की है, इस बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इन्होंने बोला संपत्ति तो मानते हैं, लेकिन ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, इस बारे में विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं ना। अलग अलग मत हैं। क्या है, उन्होंने बोला है जो इस प्रकार है। पहला, ख्याति एक संपत्ति है। पहला मत क्या बोलते हैं, ख्याति एक संपत्ति है। तो क्या लिखा हुआ है, ख्याति व्यापार की स्थायी संपत्ति है, क्योंकि यह अन्य संपत्तियों की तरह लाभ कमाने या बढ़ाने में सहायक होती है। ने बोला है कि ख्याति जो है वो व्यापार की स्थायी संपत्ति है, क्योंकि यह अन्य संपत्तियों की तरह व्यापार में लाभ कमाने या फिर व्यापार का लाभ बढ़ाने में सहायक होती है, इसलिए व्यापार की क्या है, स्थायी संपत्ति। लेकिन यदि यह बिल्ली के स्वभाव की है, तो इसे व्यापार की प्रसिद्धि होने के बाद व्यापार की प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती है। इन्होंने बोला है, लेकिन यदि ख्याति कैसी है, बिल्ली के स्वभाव की है, तो व्यापार की प्रतिष्ठा होने के बाद भी, ने क्या बोला है, इसे व्यापार की प्रसिद्धि होने के बाद भी व्यापार की प्रतिष्ठा में हमेशा बढ़ती है, या है ना, बढ़ती है, घटती नहीं है। यदि ख्याति का स्वभाव कैसा है, बिल्ली के स्वभाव का है, तो इसकी ख्याति हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं, जब तक कि कोई व्यापार से अप्रिय घटना ना हो जाए, है ना। जब तक क्या हो, व्यापार में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो जाए, जैसे कि व्यापार का नाम खराब करने वाली घटना, ठीक है, तब तक व्यापार की ख्याति क्या होगी, बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। इस पर ह्रास नहीं लगाया जाता। यानी बोला ख्याति पर हम क्या करते हैं, ह्रास नहीं लगाते हैं, बल्कि इसको धीरे धीरे अपलिखित किया जाता है। अगला देखेंगे एक और पॉइंट, ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है। अगला, विद्वान लोग क्या बोलते हैं कि ख्याति संपत्ति तो है, लेकिन कैसी संपत्ति है, अवास्तविक संपत्ति है। कुछ विद्वान ख्याति को अमूर्त एवं आदरस संपत्ति मानते हैं, क्योंकि ना ही इसे देख सकते हैं और ना ही इसे स्पर्श कर सकते हैं। देखो ने क्या बोला है, ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति है। मतलब कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि ख्याति अमूर्त अवास्तविक संपत्ति है, ना तो हम इसको देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, जो कि सत्य है, और ना स्पर्श कर सकते हैं, जो कि क्या है, सत्य है। लेकिन इसे अवास्तविक मानना गलत है। इन्होंने बोला है कि देखो हम स्पर्श तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको अवास्तविक मानना क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यदि यह अवास्तविक संपत्ति है तो फिर लाभ कमाने में सहायक कैसे होगी। इन्होंने बोला यदि अवास्तविक संपत्ति है तो फिर हम लाभ कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है जो कि व्यापार में लाभ कमाने में सहायक होती है। और यदि नीचे अपन मान लेते हैं कि अवास्तविक संपत्ति है,
तो फिर ये लाभ कमाने में सहायक कैसे हो सकती है? जैसे ख्याति व्यापार के लाभ वृद्धि से अत्यधिक प्रभावित या अत्यधिक वृद्धि करने में भी योगदान देती है। मैंने बोला है ख्याति क्या करती है? व्यापार में लाभ वृद्धि करने में भी अधिक योगदान देती है, मतलब आपकी लाभ बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अतः इसे हम अवास्तविक मानना अनुचित है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, विद्वान क्या बोलते हैं कि हम इसको अवास्तविक नहीं मान सकते, क्योंकि ये लाभ बढ़ाने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। इसलिए इसको कुछ विद्वान क्या होते हैं, अवास्तविक नहीं मानते हैं। अब अगला क्या है पॉइंट, ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। अगली प्रकृति में क्या बता रहे हैं कि ख्याति क्या है, एक विक्रय योग्य संपत्ति, मतलब अन्य संपत्तियों की तरह हम इस संपत्ति को मतलब ख्याति को भी बेच सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। देखो ने क्या बोला, ख्याति यदि बिल्ली के स्वभाव की है तो इसे व्यापार के साथ बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ हम जानवरों के नाम लेंगे, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, इनकी ख्याति की इनसे तुलना की गई है, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यदि आपकी ख्याति बिल्ली के स्वभाव की है तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यापार के साथ बेचा जा सकता है। इसको व्यापार के साथ हम इस ख्याति को क्या करेंगे, बेच सकते हैं, अलग से नहीं। लेकिन यदि यह कुत्ते के स्वभाव की है, इन्होंने बोला है यदि बिल्ली के स्वभाव की है तो हम व्यापार के साथ इस ख्याति को बेच सकते हैं, अलग से नहीं बेचा जा सकता। आप सोचो कि व्यापार को अलग बेचे और ख्याति को अलग बेचे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको व्यापार के साथ में ही बेचना पड़ेगा, तब आपकी ख्याति बिकेगी, और वो भी कब, जब बिल्ली के स्वभाव की होगी। लेकिन यदि आपकी ख्याति कुत्ते के स्वभाव वाली हुई, कुत्ते के स्वभाव की हुई, जो व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होती है। कुत्ते की स्वभाव की ख्याति कैसे बनती है, कैसे उत्पन्न होती है, व्यक्तियों के या व्यापारी के खुद के व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होती है, तो फिर हम इसे नहीं बेच सकते। मतलब कुत्ते की स्वभाव की ख्याति को नहीं बेचा जा सकता व्यापार के साथ, अतः यह विक्रय योग्य या नहीं, विक्रय योग्य या बेचा नहीं जा सकता। यह ख्याति के प्रकार पर निर्भर होता है। मतलब इन्होंने बोला है कि यदि कुत्ते की स्वभाव की ख्याति है तो फिर हम उसको नहीं बेच सकते हैं। तो उस ख्याति मतलब संपत्ति जो है उसको बेच सकते हैं या नहीं, यह उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि बिल्ली के स्वभाव की है तो ख्याति को व्यापार के साथ बेचा जा सकता है, और यदि कुत्ते के स्वभाव की है जो कि व्यक्तियों के, व्यापारी के अपने खुद के व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होती है, तो फिर हम इसको नहीं बेच सकते। यहां पर देखेंगे हम ख्याति के प्रकार। तो क्या है, ख्याति का कोई विशेष प्रकार नहीं होता। ने क्या कहा है कि ख्याति का कोई विशेष प्रकार नहीं होता है, परंतु उसके विक्रय मूल्य का मूल्यांकन करते समय, मतलब ख्याति को यदि हमें बेचना है तो उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो उसका मूल्यांकन करते समय यह देखना होता है कि इस अविलंब हस्तांतरण की दृष्टि से ख्याति की तुलना निम्नलिखित 3 जानवरों से की गई। मैंने बोला कि जब हम इसको बेचना चाहते हैं तो उसमें किसी प्रकार का हस्तांतरण करते समय विलंब ना हो, इसके लिए ख्याति की तुलना 3 जानवरों से की गई है। ठीक, वो 3 जानवर कौन कौन से हैं? तो पहला अपन देखेंगे बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। क्या है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति? यदि आप नॉर्मली कभी अपने घर पे या कहीं पर बिल्ली देखी होगी, तो बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है, यदि उसको घर में कोई स्थान पसंद आ गया है, बिल्ली को यदि घर पर कोई स्थान उसको बैठने में, रहने में वो पसंद आ गया है, तो फिर आप उसको कितने भी मारो, भगाओ, वो वापस वहीं आ जाएगी उसी जगह पे। जैसे कि अभी आपको पिक्चर में दिख रही है कि ये जो बिल्ली है सोफे पर बैठी है। यदि इसको ये सोफा पसंद है तो आप ये समझ लो कि आप उसको कितनी भगाओगे, वापस आके वहीं बैठेगी, सोफे पे आके बैठेगी, कहीं नहीं जाने वाली। तो मतलब वो कहने का मतलब ये है कि बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, स्थान प्रिय होता है, स्थान प्रिय होता है। उसको घर के मालिक से कोई मतलब नहीं है कि घर का मालिक कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है,
उसको तो सिर्फ किससे मतलब होता है, जगह से मतलब होता है, किसी विशेष स्थान से मतलब होता है, उसको मालिक से लगाव नहीं होता है। तो यहां पर देखेंगे हम बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति क्या है, बिल्ली का स्वभाव शांत व स्थान प्रिय होता है। बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है, शांत और स्थान प्रिय, शांत रहती है, स्थान प्रिय, किसी स्थान को वो पसंद करती है। वह अपना स्थान कभी नहीं बदलना चाहती ना, वो क्या करती है, अपना स्थान कभी नहीं बदलना चाहती है कि हम स्थान बदलें, चाहे कितने भी मालिक बदल जाए, मतलब उस मकान के मालिक कितने भी बदल जाए, वो बिल्ली नहीं चाहेगी कि हम उस मकान को छोड़ के जाएं। उसको मालिक से लगाव नहीं होता, उसको लगाव किस चीज से होता है, स्थान से होता है। यह ख्याति ख्याति व्यापार के अनुकूल स्थान पर स्थित होने के कारण उत्पन्न होती है। उन्होंने बोला ये जो बिल्ली की स्वभाव वाली ख्याति है वो कैसे उत्पन्न होती है, व्यापार के अनुकूल स्थान होने के कारण उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, जैसे हम आपको बताएं, ये घर है और घर के सामने ही एक दुकान है, एक शॉप है, आपकी दुकान, एक शॉप दुकान है, ठीक, घर के सामने। तो जब हम घर से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सीधे हमारी आदत है कि सामने जो दुकान गई सीधे वहां चले गए, बार बार हमें वहां की जाने की आदत पड़ जाती है क्योंकि वो पास में है, हमें जाना आसान होता है, किसी को बताना भी आसान होता है। तो इस प्रकार से ये स्थान कैसा होता, ग्राहकों के पहुंच के बहुत आसान होता है, मतलब वहां पर पहुंचना ग्राहकों को बहुत आसान होता है, वहां पर सुविधाएं होती हैं आने जाने की। तो ऐसा स्थान ग्राहक बहुत पसंद करते हैं। तो स्थान के कारण जिन व्यापार की ख्याति उत्पन्न होती है वो बिल्ली के स्वभाव वाली कहलाती है। अब इन व्यक्तियों को, इन घर के व्यक्तियों को इस दुकान के मालिक से कोई मतलब नहीं है, दुकान के मालिक से कोई मतलब नहीं है उनको, मतलब किससे, दुकान हमारे घर के पास में, हम जाते हैं सीधे वहां जाके सामान लिया, हम ये नहीं देखते कि दुकान पर कौन बैठा है, सामान लिया और हम चले आते हैं। तो ऐसी कैसे होता है, उन्होंने बोला स्थान पर स्थित होने के कारण उत्पन्न होती, मतलब अनुकूल स्थान पर व्यापार स्थित होने के कारण आपकी ख्याति उत्पन्न होती है। अतः इसे स्थानीय ख्याति भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थान के कारण उत्पन्न होती है, अनुकूल व्यापार के स्थान के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इस ख्याति को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार को खरीदने वाले को व्यवसाय प्रसिद्धि कराने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने बोला है जो इस प्रकार का व्यापार खरीदता है, जिसके व्यापार की ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली है, उसको अपने व्यापार को प्रसिद्ध कराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, सिंपली तौर से उसका व्यापार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। यह ख्याति व्यापार से जुड़ी होती है, अतः व्यापार के विक्रय के पश्चात नए मालिक को पुराने ग्राहक मिल जाते हैं। बोला है जो ख्याति होती है ना बिल्ली के स्वभाव वाली, वो किससे जुड़ी होती है, व्यापार से जुड़ी होती है। इसलिए जब हम व्यापार का विक्रय कर देते हैं तो नए मालिक को पुराने ग्राहकों का लाभ मिल जाता है, मतलब पुराने ग्राहक वहां पर आते रहते हैं, क्योंकि उनको किससे मतलब है, दुकान से मतलब है, दुकान पर कौन बैठा उसको इससे कोई भी मतलब नहीं, ठीक। अतः व्यापार के विक्रय के पश्चात ये मालिक को पुराने ग्राहक मिल जाते हैं। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। जो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है उस व्यापार की ख्याति का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मालिक, जैसे मान लीजिए हमारी बहुत बड़ी दुकान है, शोरूम है कपड़े की, ठीक है, हम 20 सालों से चला रहे हैं और वो ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर ग्राहकों को आना जाना बहुत आसान हो, सुविधा युक्त हो, पास में हो, तो ऐसी जगह की ख्याति स्थानीय ख्याति में आ जाएगी। अब हम उस दुकान को बेच के चले जाते हैं, हम कहीं दूसरी जगह पे चले जाएं, यदि जाते हैं तो उससे क्या होगा, पुराने ग्राहक जो हैं वो वहीं पर आएंगे उसी जगह पे, क्योंकि उस व्यापार की ख्याति कैसी है, स्थानीय है। तो हमारे जाने से जो नया मालिक वहां पर आया है उसको पुराने ग्राहक मिल जाते हैं, पुराने ग्राहकों का लाभ मिल जाता है। तो ऐसे व्यापार की ख्याति स्थानीय ख्याति कहलाती है और इसका मूल्य सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि व्यापार के साथ साथ ग्राहक भी उनको मिलते हैं, ठीक है।
ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे सोफे पर बैठी हुई है बिल्ली, वो ये नहीं देख रही है कि मालिक कौन है। ठीक है, या हम मालिक की जगह पे बैठे हैं, इसको कोई मतलब नहीं। उसको तो अपने जगह से मतलब है कि उसको कौन सी जगह अच्छी लग रही। ऐसे ही कुछ ग्राहक होते हैं जिनको दुकान कोई अच्छी प्लेस पर होने के कारण अच्छी लगती है, कि भाई ये अच्छी प्लेस पर है तो वहां जाना उसको पसंद है। उनको मालिक से कोई भी मतलब नहीं होता है। चलो अगला हम देखते हैं, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। अगला क्या आपकी, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते के स्वभाव आप जैसे कि जानते हैं कि कुत्ता जो होता है वो स्वामी भक्त होता है ना, मालिक प्रिय होता है। उसको मकान से दुकान से कोई भी मतलब नहीं है, उसको किस चीज से मतलब होता है, स्वामी से मतलब होता है, मालिक से। जहां मालिक जाएगा वहां कुत्ता जाएगा। आपने कितनों बार, कई बार कभी कुत्ते को किसी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए देखा होगा, किसी साइकिल के पीछे, किसी कार के पीछे जाता हुए देखा होगा, दौड़ते जा रहा है उसके पीछे पीछे। एक्चुअल में वो कार के, साइकिल या गाड़ी के पीछे इसलिए दौड़ रहा है, उसको ऐसे नहीं कि काटने के लिए, बल्कि वो इसलिए दौड़ रहा है कि मालिक उस गाड़ी में है, उसका मालिक उस गाड़ी में है। वो उस मालिक को फॉलो करता है, जहां उसका मालिक जाएगा वो वहां जाएगा। आपने कितनी मूवी में भी देखा होगा, है ना, रियल लाइफ में भी देखा होगा, कितने केसेस ऐसे है ना कि कुत्ता पीछे दौड़ते जा रहा है गाड़ी के पीछे, एक्चुअल में उसमें उसका मालिक हो सकता है जिसके कारण वो उसके पीछे दौड़ रहा है। तो यहां पर भी आप पिक्चर में देखेंगे, एक कुत्ता है और इसका मालिक है ना, वो देखो कितनी तेज साइकिल चला रहा है, वो कुत्ता उसके पीछे उतनी तेज दौड़ते जा रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है। जब तक मालिक जहां जहां जाएगा वो उसके पीछे पीछे जाता रहेगा। ठीक, तो इन्हें देखा है, कुत्ता स्वभाव से ही स्वामी भक्त होता है ना। कुत्ता कैसा होता है, स्वामी भक्त होता है, मालिक का प्रिय होता है, मालिक के लिए ही वो सब काम करता है। जहां मालिक जाता है वहां कुत्ता भी जाने का प्रयत्न करता है, जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां कुत्ता जाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। इस प्रकार की ख्याति व्यापार के साथ नहीं रहती बल्कि मालिक से जुड़ी हुई रहती है। उन्होंने बोला जो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है वह व्यापार से ना जुड़कर मालिक से जुड़ी हुई रहती है। किसके साथ जुड़ती है, मालिक से जुड़ती है, जो उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होती है। उन्होंने बोला क्या है, जो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है वो मालिक से जुड़ी हुई होती है, जो कि मालिक के खुद के व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होती है ना। मालिकों का जो इतना अच्छा स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, उसी से ये ख्याति उत्पन्न होती है। ग्राहक कुछ क्या होते हैं, उनको एक दुकानदार से लगाव हो जाता है, उसके व्यवहार से लगाव हो जाते हैं, वो हर बार वहीं पर सामान लेने जाते हैं। ठीक है, तो वो उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण जाते हैं। जैसे हमसे इतने सालों से, पिछले 20 सालों से स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं, एक के बाद उन्हीं के घर के पता पड़ा कि उनके घर के 8-10 बच्चे पढ़ रहे हैं 10 साल से, हर साल उनके चाचा, भैया, बहन के लड़के ऐसे सब आते जा रहे हैं बार बार पढ़ने के लिए। वो क्यों, हमारे व्यक्तिगत गुणों के कारण, हमारे अच्छे व्यवहार के कारण, उनके हिसाब से उनको लगा कि हाँ सर का व्यवहार अच्छा है, सर अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें चीजें समझ में आती है, तो वो बार बार हमसे जुड़ते हैं और अपने रिलेटिव जो है उनको बताते कि नहीं सर के पास चले जाओ, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझा देंगे। आप उनके पास चले जाओगे तो फेल कभी भी नहीं हो। तो इससे क्या होता है, हमारे पास बार बार स्टूडेंट आते रहते हैं, हमारे पुराने तो आते ही हैं और भी नए आते हैं। व्यवहार के कारण ख्याति उत्पन्न होती है व्यक्तिगत। अब हमारा व्यक्तिगत व्यवहार कोई दूसरा व्यक्ति तो ले नहीं सकता, उसका व्यवहार अलग होगा, हमारा व्यवहार अलग है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के कारण जो ख्याति उत्पन्न होती है वो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है ना। इसमें क्या है, ऐसा व्यापार जिसकी ख्याति कुत्ते के स्वभाव की है, बड़ी सोच समझकर खरीदना चाहिए। इन्हें बोला ऐसा व्यापार जिस व्यापार की ख्याति कुत्ते की स्वभाव की है, यदि हम उस व्यापार को खरीदते हैं तो बड़ा सोच समझ के खरीदना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए हमारी कोचिंग है एसीसी, अमित कॉमर्स कोचिंग। ठीक, हम पिछले 20 सालों से यहां पर पढ़ा रहे हैं, कितने, पिछले 20 वर्ष से। बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, है ना, व्यक्तियों को लगता है
मकान मालिक को लगता है कि यार इनके पास तो बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा काम करते हैं, कितने साल उस पढ़ा इतने बच्चे, अब इनसे मकान खाली करवाते हैं। या फिर हम खुद कोचिंग पढ़ाने लगते हैं, या दूसरे व्यक्ति को, अपने छोटे भाई बहन को या किसी को दे देते हैं, तो वो तो, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारी कोचिंग देखी और वो इस जगह पर चाहते हैं कि हम चले जाएं और वो आ जाएं, तो हम यहां से चले गए और कोई नया व्यक्ति यहां पर आ जाता है यदि कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो क्या उस नए व्यक्ति को वो सारे स्टूडेंट मिल पाएंगे जो हमसे पढ़ रहे थे? कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वो स्टूडेंट जो आ रहे थे, छात्र छात्राएं जो हमारे पास पढ़ने आ रहे थे, वो जगह के कारण नहीं आ रहे थे, वो उनके मकान जो है, जगह पसंद नहीं है, हम पसंद है, हमारा व्यवहार पसंद है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद है, इसलिए वो उस जगह पर आ रहे थे पढ़ने के लिए। ठीक है, हम चले गए और हमने इस बिल्डिंग को खाली करके हम दूसरी जगह हमने कोचिंग खोल ली, दूसरी जगह कोचिंग खोली हमने, ठीक, यहां पर खोल लेते हैं, मान लो न्यू। तो ये सभी जो स्टूडेंट हैं वो यहां पर आने लगेंगे, यहां पर आने लगेंगे पढ़ने के लिए, वो जगह छोड़ देंगे, हम जहां जाएंगे वो वहां पर पढ़ने। क्यों? उनको जगह से नहीं पढ़ना, उनको हमसे पढ़ना है। जगह उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज उनको हमसे समझ में आती है वो किसी दूसरे व्यक्ति से समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए वो पढ़ना किससे चाहते हैं? हमसे। हम यदि यहाँ पर कोचिंग खोल लेंगे तो फिर वो यहाँ पर आने लगेंगे पढ़ने के लिए, मतलब हम जहाँ जाएंगे वो हमें फॉलो करेंगे, हमारे साथ हमारे पास आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ख्याति जो जनरेट हुई है वो हमारे व्यक्तिगत गुणों के कारण जनरेट हुई, उत्पन्न हुई। ठीक है, तो यहां पर जो नया मालिक आया उसको अब बच्चे नहीं मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीरो, क्योंकि उसकी ख्याति तो अभी बनी नहीं, वो तो नया है, हमारी ख्याति पुरानी है, तो हम उसके लाभ मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने इस व्यापार को, इस बिल्डिंग को खरीद लिया है, इसलिए खरीदा कि अब हमें बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, उसको हमारी ख्याति का लाभ उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति जो होती है वो व्यापार से ना जुड़कर व्यापारी से जुड़ी हुई होती है, उसके व्यक्तिगत गुणों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ थ्योरी में। ऐसा व्यापार जिसकी ख्याति कुत्ते की स्वभाव की है, बड़ी सोच समझकर खरीदना चाहिए। मतलब आपने व्यापार खरीद लिया कि आपको ग्राहक मिलेंगे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपने सोचा ही नहीं कि उसकी ख्याति कैसे बने, क्योंकि पुराने मालिक की ख्याति का लाभ नए मालिक को प्राप्त नहीं होता। इसे व्यक्तिगत ख्याति भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत ख्याति भी कहते हैं कुत्ते की स्वभाव की ख्याति। इसका मूल्य बहुत कम होता है, बोले इसका मूल्य क्या होता है? बहुत कम होता है, कम होता है। ठीक, अब होता क्यों है? क्योंकि देखो, जो नया स्टूडेंट है 11वीं क्लास में आएगा, इस साल 11वीं पढ़ेगा, या इस साल हमसे 12वीं पढ़ने के लिए आया, वो हमारा नाम तो जानता है लेकिन हमें नहीं पहचानता कि अमित सर कौन है। हमारा नाम जरूर जानते हैं, कोचिंग का नाम जरूर जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पहचानते कि अमित सर कौन है। जब अभी हमारे यहाँ पर जब स्टूडेंट आते हैं एडमिशन लेने के लिए, 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, जो पहली बार आते हैं ना, तो वो आके कभी कभार तो पूछते हैं दूसरे टीचरों से, भाई कभी हम ही से पूछने लगते हैं कि भैया वो एडमिशन लेना, सर कहाँ मिलेंगे, है ना, या सर कहाँ पर, हम ही से पूछने लगते हैं सर अमित सर कौन है, तो वो हमें पहचानते नहीं। ऐसी जब कोई नया व्यक्ति यहाँ पर व्यापार खोल लेता है, हम चले गए, अब जो व्यक्ति मिलेगा वो उनसे पूछेंगे भैया हमें कोचिंग पढ़ना, क्लास पढ़ना है अमित सर से, अमित सर कौन है, और यदि इसने बोल दिया हम ही हैं, तो वो थोड़ा ना पहचानेंगे कि कौन है, हम हैं कि नहीं, वो प्रूफ थोड़ा ना मांगे कि नहीं आप प्रूफ दो आप हो कि नहीं, उसने बोल दिया, वो बैठ के पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, वो तो यही सोचेंगे नहीं अमित सर पढ़ा रहे हैं। बाद में उनको पता चलेगा तब जरूर हो सकता है कुछ, लेकिन उस समय तो उनको पता नहीं चलेगा वो पढ़े। मतलब इसलिए हम बोलेंगे कि जो कुत्ते की स्वभाव की ख्याति होती है उसका मूल्य बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से हमने दो जानवरों से इसकी तुलना कर ली। अब तीसरा जानवर देखेंगे हम, जो आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, आपके घर में होता ही है। वैसे तो ये तीनों जानवर जो हैं
बड़े फेमस है। यदि आपके घर में नहीं है तो आपके मोहल्ले में तो 100% होंगे। जिसमें से एक जो जानवर है वो आपके घर में तो 100% होगा। ठीक है, चलो, और वो जानवर ये है चूहा। तो क्या है आपका जानवर तीसरा? चूहा है। देख रहे हैं आप इसकी हरकतें, देख रहे हो ना, नूडल्स खा रहा है और बड़े शौक से देख रहा है आप, एक ही बार में पूरा खा रहा जा रहा है। तो चूहे का स्वभाव कैसे होता है, यदि आपने कभी ध्यान दिया होगा तो चूहा जो है कहाँ पाया जाता है? जहां पर खाने को मिलता है। जहां खाने को नहीं होगा वहां चूहा नहीं मिलेगा, वहां चूहा नहीं मिलेगा। जहां खाने को मिलेगा वहां पर चूहा होता है। जैसे आपके किचन में आपको चूहा मिल जाएगा, गोदाम में आपको चूहा मिल जाएगा, खेत में चूहा मिल जाएगा। इस तरीके के जहां चीजें खाने के लिए होती हैं वहां पर चूहा मिल जाता है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर प्लेट रखी हुई, वो खाने में लगा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं। ना तो उसको चूहे को घर से मतलब है, ना मालिक से मतलब है, ना दुकान से मतलब है, ना व्यापार से मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब किस चीज से होता है? चूहे को खाने से, बस कि खाने के लिए कहाँ मिल रहा है, जहां खाने को मिलेगा वो वहां चला जाएगा, है ना। यदि उसको कहीं घूरे पर खाने को मिल जाएगा तो वो घूरे पे चला जाएगा। यदि उसको कहीं किचन में है तो किचन में जाएगा, कहीं गोदाम में जाएगा। यदि आप कहीं और पर भी यदि कुछ रख दो खाने के लिए तो फिर वहां चला जाएगा खाने के लिए। उसको सिर्फ मतलब होता है खाने के, खाने से, और किसी चीज से मतलब नहीं, ना तो दुकान से ना मालिक से, किसी चीज से मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। तो चूहे का स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है? घुमक्कड़। ठीक है, चूहे का स्वभाव कैसा होता है? घुमक्कड़ होता है, घूमता रहता है इधर उधर, कभी खेतों में तो कभी गोदाम में तो कभी किचन में। ठीक, वह एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता है। बोला है वो क्या है? किसी एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता। ठीक, वह अपना स्थान बदलता रहता है, अर्थात जहां खाने को मिलता है वह चला जाता है। मैंने बोला चूहा क्या होता है? अपना स्थान लगातार बदलता रहता है, जहां भी खाने को मिलेगा वो वहां चला जाएगा। इस प्रकार की ख्याति व्यापार और व्यापारी दोनों के साथ नहीं रहती है। बोला जिस व्यापार की ख्याति चूहे की स्वभाव की होती है, ना तो वो व्यापार के साथ रहती है और ना ही व्यापारी के साथ रहती है। ठीक, यह है एकाधिकार ट्रेडमार्क वस्तु के उचित सस्ते मूल्य पर उपलब्धता के कारण उत्पन्न होती है। उन्होंने बोला जो चूहे की स्वभाव वाली ख्याति है कैसे उत्पन्न होती है? एकाधिकार के कारण। ठीक है, एकाधिकार जो हमने आपके लिए कल बताया था, जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचने या उत्पादन करने का सिर्फ अधिकार मिल जाए, एक ही व्यक्ति को अधिकार मिल जाए कि उस शहर में या उस जगह पर सिर्फ वही व्यक्ति उस वस्तु को बेच सकता है या खरीद सकता है, उत्पादन कर सकता है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि ए नाम का एक व्यक्ति है ना, जो कि क्या सागर में सिर्फ छाती बना सकता है और बेच सकता है, और कोई नहीं। तो एक ही जो ख्याति है वो कैसी होगी? चूहे की स्वभाव वाली ख्याति होगी, क्योंकि एकाधिकार से प्राप्त हो रही है और हर व्यक्ति उसको जानेगा, क्योंकि भाई सबको छाती चाहिए है। तो कैसे उत्पन्न होती? एकाधिकार से होती, ट्रेडमार्क से होती है, वस्तु की उचित सस्ते मूल्य पर उपलब्ध। आप किसी वस्तु को अच्छी कीमत पर, उचित मूल्य पर और अच्छी गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली आप उपलब्ध कराते हैं, तो इससे भी आपकी व्यापार की ख्याति उत्पन्न होती है। जो व्यापारी उपयुक्त सुविधा या एकाधिकार रखता है, ग्राहक उसके पास चले जाते हैं। उन्होंने बोला जो व्यापारी उपयुक्त सुविधा, मतलब उन्होंने बोला उपयुक्त सुविधा, कैसी सुविधा? अच्छी किस्म की वस्तु कम मूल्य पर देना, ये सुविधा ही है। तो अच्छी किस्म की वस्तु कम मूल्य पर देता है यदि कोई व्यापारी, तो ग्राहक कहाँ जाएंगे? उसके पास। जो एकाधिकार रखेगा उसके अलावा कोई बेच ही नहीं सकता। हमने जैसे बताया ए सिर्फ
सागर में ए नाम का एक व्यक्ति है जो छाते बना सकता है और बेच सकता है, तो सबको किसके पास जाना पड़ेगा? मिस्टर ए के पास छाता खरीदने के लिए। ठीक, इस प्रकार की ख्याति का मूल्य बहुत ही कम होता है, या फिर हम बोलेंगे शून्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूहे के स्वभाव वाली ख्याति जो है इसका मूल्य बहुत ही कम होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक, जीरो। और किसी ख्याति का मूल्य जीरो नहीं होता। ठीक है, सिर्फ किसकी ख्याति का मूल्य जीरो होगा? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य जीरो होगा। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर ये चूहे महाशय हैं और क्या कर रहे हैं? आपके नूडल्स खा रहे हैं। देखिए, अपन इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपने खाने में लगे हुए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं उनका फोकस कहाँ पर है? सिर्फ खाने पर फोकस होता है। मतलब कुछ ग्राहक, यदि दुकानदार, यहाँ पर हम ऐसा बना दें, यदि ये 3 दुकान बना देते, एक, दो और एक, 3, ये 3 दुकानदार हैं ना, किसी वस्तु को बेचे, मान लो एक ही किस्म की वस्तु बेच रहे, बुक बेच रहे हैं, किताबें बेचते हैं, और पहला दुकानदार 15% डिस्काउंट देता है, ये 20% डिस्काउंट देता है, और ये 25% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो अब आप बताओ, आप बुक खरीदने कहाँ जाएंगे? जो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। मतलब आपको जहां ज्यादा खाने के लिए मिल रहा है, जहां ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, आप वहां पर जाएंगे वस्तु खरीदने के लिए। तो देखो कहाँ जाएंगे सब? बीच वाले के पास। और यदि मान लो ये वाला व्यक्ति देने लगे 30%, पहला वाला कितना देने लगे? 30% देने लगे 15 की जगह पर, तो अब सब कहाँ जाएंगे? पहले वाले के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो अब सबको ज्यादा खाने के लिए क्या मिल रहा है? ग्राहकों के लिए ज्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा? पहले के पास। तो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? पहले वाले ग्राहक के पास जाएंगे, मतलब दुकानदार के पास। और यदि मान लो ये वाला 35% देने लगे, 20 की जगह कितना देने लगे? 35, तो अब सब कहाँ जाएंगे? 35 वाले के पास जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, ज्यादा कम कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है, ग्राहक वहीं पर सामान खरीदने जाते हैं। बस पता होना चाहिए, है ना, अच्छी क्वालिटी का कम कीमत पर। जैसे आपको हम बता दें कि ये जो हमारी क्लासेस हम आपको बना रहे हैं वो 100 रुपीज पर मंथ है। कितने रुपए हैं? 100 रुपये पर मंथ। मतलब एक गरीब सामान्य व्यक्ति से भी नीचे वाला व्यक्ति, एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति भी इस क्लास को पढ़ सकता है। हमारी 12th की 11th की क्लास में पढ़ सकता है आराम से। 100 रुपये महीने, और कितने? लगभग आपके 6 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विथ। मतलब कितने पैसे लगेंगे? 600 रुपये। तो जब हम 600 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा और एक एक क्वेश्चन के साथ आपका बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा जिससे आपको समझ में आए। तो एक कॉस्ट कितनी हो गई? बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट हो गई। नॉमिनल मतलब होता है ऐसी लागत जो एक सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसको दे सकता हो, और जिससे उसको खर्च होने पर कोई दुख ना हो, है ना। मतलब इसके यदि 100 रुपये, मान लो आपने 1 महीने के लिए क्लास ले ली 100 रुपये में, और किसी व्यक्ति को यदि समझ में नहीं आता तो उसको बहुत भारी ऐसा दुख नहीं लगेगा कि हमें बहुत पैसों का नुकसान हो गया भाई, है ना, हमें 100 रुपये चले गए, बहुत डिप्रेशन में आ जाए, है ना, एकदम रोने लगे कि 100 रुपये चलेगा हमें 1 महीने में, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। और मान लो यदि आपकी 100 रुपये चले गए तो ये नॉमिनल कॉस्ट है। मान लो आपको समझ में नहीं है, 1 महीने पढ़ लिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, बने आपको बुरे के साथ अच्छे ही नहीं पढ़ा रहे, तो क्या आपको इससे बहुत भारी डिप्रेशन में चले जाएंगे? आपको बहुत लॉस होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं तो ग्राहक हमें ज्यादा मिलेंगे। लागत कम करने का कारण क्या है कि हम यदि लागत कम करेंगे तो ग्राहक हमें क्या होंगे? हमारे स्टूडेंट क्या होंगे? ज्यादा मिलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब क्या है कि अभी हम एक जगह पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे इससे, तो हमें सभी मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, जितने भी शहर हैं, सभी व्यक्ति हमसे पढ़ सकते हैं।
और यदि आप कहीं और कोचिंग भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, तब भी इस क्लास को ऑनलाइन लेके पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी क्या होगी, 100 रुपए में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप और अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं जहां ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कि कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, हमारा ज्यादा समझ में आ रहा है या उनका आ रहा है। आप वो भी कर सकते हैं। आप एक एडिशनल भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक बुक खरीदते हैं और पेपर के समय पे आप एक क्या खरीद लेते हैं, गाइड खरीद लेते हैं, उसी बुक की गाइड भी खरीद लेते हैं पढ़ने के लिए। आप ऐसा इसको भी मान सकते हैं कि आप कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं और उसी के साथ में हमारी भी आपने ऑनलाइन कोचिंग खरीद ली है, तो आपको वो गाइड का काम करेगा ना, आपके लिए गाइड का काम होगा। हालांकि यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी कि आपको कहीं ऑफलाइन की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तब भी आप ऑनलाइन साथ में कर सकते हैं, नॉमिनल कॉस्ट है क्योंकि। चले, तो यहाँ पर हम बात अपनी क्लियर करते हैं चूहे की स्वभाव वाली ख्याति के प्रकार का। उसका मूल्य सबसे कम मतलब क्या होगा, 0 होगा। अब हम आगे देखते हैं तीसरी विधि जो हम करने वाले हैं, पूंजीकरण विधि। तीसरी विधि क्या आपकी, पूंजीकरण विधि है। पूंजीकरण विधि दो तरीके की होती है, मतलब दो लाभों का पूंजीकरण किया जाता है। एक तो औसत लाभों का पूंजीकरण और दूसरा अधिलाभों का पूंजीकरण। हम दो लाभों का पूंजीकरण करते हैं, औसत लाभ का पूंजीकरण और अधिलाभों का पूंजीकरण। तो यहां पर पहले हम देखो, यहां पर लिखा हुआ अपने औसत लाभ, देखो क्या लिखा हुआ है, पूंजीकरण, औसत लाभ का पूंजीकरण और अधिलाभ का पूंजीकरण। एक का औसत लाभों का पूंजीकरण और अधिलाभों का पूंजीकरण। तो यहां पर हम पहले देख लेते हैं, औसत लाभों का पूंजीकरण करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ख्याति बराबर, जब हम औसत लाभों का पूंजीकरण करते हैं तो ख्याति का फॉर्मूला क्या होता है, तो ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो हम विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं, ये पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। कब बताया है, जब हमने आपको अधिलाभ विधि पढ़ाई थी, तब वहां पर बताया कि हम विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं। क्या बताया था हमने, कुल संपत्ति में से चालू दायित्व या बाह्य दायित्व घटा देते हैं तो विनियोजित पूंजी आ जाती है। विनियोजित पूंजी क्या कहलाती है, व्यापार में लगी हुई पूंजी। अब यहां पर हमें निकालना क्या है कि औसत लाभों का पूंजीकरण कैसे करते हैं, पूंजीकरण मूल्य कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। तो कैसे निकालते हैं, औसत लाभ गुणित गए 100 बटे सामान्य आय दर। ये क्या है, सामान्य आय दर। ठीक है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य क्या होता है, औसत लाभ गुणित गए 100 बटे सामान्य आय दर, आय की सामान्य दर। और यदि हम अधिलाभों का पूंजीकरण करते हैं, किसका पूंजीकरण करें, अधिलाभों का। यदि हम अधिलाभ का पूंजीकरण करते हैं तो ख्याति बराबर क्या होता है, अधिलाभ गुणित गए 100 बटे सामान्य आय दर। ठीक है, अब यहां पर अधिलाभ हम निकालना पहले आपको बता चुके हैं कि अधिलाभ कैसे निकालते हैं। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और औसत लाभ कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको पहली मेथड में बता चुके हैं। इस वाली मेथड में, औसत लाभ विधि में कैसे निकालते हैं, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। जितने भी सालों के लाभ हैं, जितने भी वर्षों के लाभ हैं, सबको जोड़ दो तो कुल लाभ आ जाता है, और उसमें हम भाग दे देंगे उन वर्षों की संख्या का। 5 वर्षों का लाभ है तो 5 वर्षों के लाभ जोड़ देंगे और उसमें भाग दे देंगे हम 5 का, तो ये कहलाता है आपका औसत लाभ। तो आगे हम यहां देखेंगे एक क्वेश्चन आपका, एक फर्म की, क्वेश्चन नंबर 42, एक फर्म की पूंजी 1 लाख रुपए है, वह 20,000 रुपए औसत वार्षिक लाभ कमाती है। इस प्रकार व्यापार में साधारण
10%, साधारणतः 10% लाभ होता है। उन्होंने बोला इस प्रकार के व्यापार में साधारणतः 10% का लाभ होता है, मतलब सामान्य आय दर कितनी है 10%। यदि ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बराबर हो तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें ख्याति की गणना करना है, तो यहां लिखेंगे अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा, अधिलाभ की पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। देखो, अधिलाभ के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन अलग होता है अधिलाभ के आधार पर, और अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। एक तो औसत लाभ दिया है, औसत लाभ, और औसत लाभ कितना दिया है आपका 20,000। औसत लाभ कितना दिया हुआ आपका 20,000 रुपये लिखा है आपका, 20,000 रुपये औसत लाभ वार्षिक। ठीक, अब हमें अधिलाभ निकालने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, सबसे पहले सामान्य लाभ। तो हम यहां पर लिखेंगे सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ जो है वो कैसे निकालते हैं हम, विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। ठीक है, विनियोजित पूंजी गुणित के दर बटे 100। तो देखेंगे क्या सवाल में विनियोजित पूंजी दी है, तो यहां पर हम देखेंगे, हाँ ये लिखा, फर्म की पूंजी कितनी 1,00,000 रुपए है, सामान्य आय की दर कितनी दी है 10% दिया हुआ है। तो यहां पर हम लेंगे विनियोजित पूंजी कितनी है 1,00,000 रुपए, और दर कितनी दी है 10%, 10/100। तो कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 रुपये आ जाएगा। तो ये क्या गया हमारा सामान्य लाभ। अब हम क्या निकालेंगे अधिलाभ। तो यहां पर लेंगे हम अधिलाभ, अधिलाभ बराबर, अधिलाभ बराबर क्या होगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अधिलाभ का फॉर्मूला क्या हमारा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 20,000 रुपए, 20,000, इसमें से माइनस कर देंगे सामान्य लाभ, और सामान्य लाभ कितना हमारा 10,000 रुपए। तो हम 10,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10,000। ये 10,000 रुपए जो है वो क्या निकला आपका अधिलाभ। ठीक, अब हम ख्याति निकालेंगे। तो जब हम अधिलाभ का पूंजीकरण करते हैं तो ख्याति का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखेंगे ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित गए 100 बटे सामान्य आय दर। ठीक है, तो अधिलाभ कितना निकाला हमने 10,000 रुपये दिया, आपका अधिलाभ कितना है 10,000 रुपये। सामान्य आय की दर कितनी है जी लिखी हुई है यहाँ पर, कितना है 10% दिया हुआ है, 10% गुणित गए 10 बटे, सॉरी गुणित गए 100। सामान्य आय की दर कितनी है 10, अधिलाभ कितना है आपका 10,000 गुणित के 100, और सामान्य आय की दर कितनी है 10%। जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे यहां पर हम, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,00,000। मतलब जो आपकी ख्याति है वो कितनी आ गई आपकी 1,00,000 रुपए।
ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर ये दिया हुआ 1 लाख रुपये, ख्याति का मूल्य कितना आ रहा है आपका 1 लाख रुपये है। ठीक है, चल अगला देखो, यहां पर देखेंगे क्या है, एक फर्म ने गत 4 वर्षों में क्रमशः 9,000, 9,000, 11,000, 17,000 रुपए का लाभ कमाया। फर्म ने व्यवसाय में 50,000 रुपए पूंजी के रूप में विनियोजित किए, जिस पर सामान्य प्रत्याय 15% प्रति वर्ष है। ख्याति की गणना अधिलाभ व औसत लाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा कीजिए। अब हमें क्या करना है, अधिलाभ का और औसत लाभ दोनों का पूंजीकरण करना। ठीक, तो यहां लिखेंगे अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना। अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ। कितने वर्षों के लाभ दिए हुए हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 11, 17। तो यहां लिखेंगे गत 4 वर्षों के लाभ। ठीक, 9,000, 9,000, 11,000 और 17,000। 0, 0, 0, 46,000। ये आ गया आपका 4 वर्षों का कुल लाभ। ये क्या आ गया आपका 46,000, 4 वर्षों का कुल लाभ। अब निकालेंगे यहां पर हम औसत लाभ। औसत लाभ बराबर क्या होगा, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ कितना है आपका 46,000, वर्षों की संख्या कितनी है 4, तो 11,500। ये क्या आ गया आपका औसत लाभ। ठीक, अधिलाभ चाहिए हमारे लिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सामान्य लाभ। तो विनियोजित पूंजी है क्या सवाल में देखो, हाँ 50,000 रुपए, और आय की दर कितनी है 15%। यहां लिखेंगे हम सामान्य लाभ, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी पूंजी गुणित गए दर बटे 100। विनियोजित पूंजी दी है आपकी 50,000, सवाल में विनियोजित पूंजी कितनी दी है 50,000, दर कितनी दी है सामान्य आय दर 15%, 15/100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,500। ये आ गया आपका सामान्य आय दर आय। अब यहाँ निकालेंगे हम अधिलाभ। तो अधिलाभ बराबर बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ अधिलाभ कहलाना। तो औसत लाभ कितना है आपका, ये निकला, कितना दिया है 11,500, और सामान्य लाभ कितना है 7,500। तो हम 11,500 में से माइनस कर देंगे 7,500, तो कितना आ जाएगा आपका 4,000। ये आ गया आपका अधिलाभ। ख्याति बराबर, जब हम अधिलाभों का पूंजीकरण करते हैं तो ख्याति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अधिलाभ गुणित गए 100 बटे सामान्य आय दर। क्या लिखेंगे हम, अधिलाभ गुणित गए 100 बटे
सामान्य आय, अधिलाभ कितना है 4000 गुणित गए 100, सामान्य आय दर कितनी है आपकी 15%। तो 4 लाख में आप 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30 ना, फिर कितना बचा आपका 10, 15 छक्का 90, फिर 10 बची, 15 छक्का 90, ठीक, फिर 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का ऐसे दशमलव आ जाएगा तो कितना आएगा 26,667 दशमलव करके आ रहा है, तो अपन ने उसको राउंड फिगर में कितना कर दिया 26,667, ये आ जाएगा आपकी ख्याति। कितना है 26,667 रुपये, ये आपकी ख्याति निकल आएगी। हाँ, तो ये कौन सी विधि हो गई आपकी, अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य द्वारा। अब इसी में आपको इसी सवाल को औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा करना है। तो दूसरा पॉइंट, औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना। औसत लाभ की पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना, तो यहां पर आप ध्यान देंगे हम औसत लाभ जो है, क्योंकि इसी सवाल को करना है ना, इसी सवाल को करना आपको, तो हमने औसत लाभ तो निकाल ही चुके हैं, ये वाला निकाल लिया अपन ने 11,500, हम इसी को ले लेंगे यहां पर, ठीक। औसत लाभ कितना है आपका, औसत लाभ 11,500 कहां से आया, जो पहले हमने निकाला था, क्योंकि सवाल चेंज नहीं हुआ, सवाल वही है, उसी सवाल को आपको दो तरीके से करना है। तो हम क्योंकि पहले निकाल चुके हैं औसत लाभ ये वाला यहां पर 11,500, इसलिए हमने वहां पर ले लिया, ठीक। अब यहां पर हमें निकालना पड़ता है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, पूंजीकरण, इसका फॉर्मूला होता है औसत लाभ गुणित गए 100 बटे सामान्य आय दर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है जब हम औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकालते हैं, तो फॉर्मूला औसत लाभ गुणित गए 100 बटे सामान्य आय दर। तो औसत लाभ कितना आपका 11,500 गुणित गए 100 बटे सामान्य आय दर, तो कितना है यहाँ पर 15%। अब इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 11,50,000, 15 का हम भाग दे देंगे, तो 15 सत्ते 105, ठीक है। फिर कितना बचेगा 10, तो 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, फिर दशमलव करके 6 ऐसा जाता जाएगा, तो अपन 76,667 ले लिया अपन ने, है ना, राउंड फिगर में। गणना कैसे करते हैं निकटतम रुपए में। तो ये आ गया आपका औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। ख्याति बराबर, ख्याति बराबर लिखेंगे हम औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, ये होता है आपका फॉर्मूला, अभी जो अपन ने पहले समझाया था। क्या है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य कितना है 76,667, और विनियोजित पूंजी कितनी है, हमने व्यापार में लगाई हुई पूंजी कितनी है, ये लिखा 50,000, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे हम 50,000 रुपए, तो कितना बचेगा 26,667, ये आ गए। तो देखो, चाहे आप औसत लाभ का पूंजीकरण करें या अधिलाभ का, आंसर आपका एक ही आएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर 26,667, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 26,667। तो दोनों विधियां हमने आपको बता दी हैं। अब आगे हम कल देखेंगे। आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी
कल और जो कुछ भी इसमें बचा होगा इस चैप्टर में, साझेदारी का पहला चैप्टर जो है ना, साझेदारी के मूल साधारण साझेदारी अवधारणा में, यहाँ पर जो भी आपका कुछ बचा हुआ कल हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। बाकी अगला चैप्टर हम अगली क्लास में देखेंगे, मतलब कल आपकी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। थैंक यू, बाकी हम कल मिलेंगे।